हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2023 स्लॉट 3 के क्वेश्चन नंबर 16 टू 22। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अ रेक्टेंगल विद द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया इज ड्रॉन इनसाइड अ सेमी सर्किल ऑफ 2 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक सेमी सर्किल गिवन है और उस सेमी सर्किल में हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सेमी सर्किल की जो रेडियस है वो 2 है और इस तरह से ड्रॉ होगा कि रेशो जो होगा इसकी लॉन्गर साइड और स्मॉलर साइड का, वो मुझे बताना है सच दैट लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया हो इस रेक्टेंगल का। तो ये डिस्टेंस अगर 2 होगी तो ये भी रेडियस होगी, ये भी 2 होगी। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये x है, ये वाली y है, तो ये भी ऑब्वियसली y ही होगा। तो ये मेरे पास x है, ये y होगा। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया विल बी इक्वल टू x इंटू 2y। पहला तो मुझे ये समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 4 के इक्वल आएगी। यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने इस यहाँ पे, ये मेरे पास 90 डिग्री होगा ही होगा। और एक कंडीशन हम और अप्लाई करेंगे इसमें, which says that arithmetic am of two numbers is always greater than equal to gm। यानी कि अगर एक नंबर मेरे पास एक्स स्क्वायर है और एक नंबर मेरे पास वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों का मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो होगा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पास वो मुझे गिवन है 4 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है 4 के इक्वल है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और मेरे पास जो एरिया की वैल्यू है वो है 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है ना, x इंटू 2y विच इज 2xy। अब देखो कोई दो नंबर हैं जो मेरे पास हमेशा 2 से कम है, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट मेरे पास 2 से कम है। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ये मैक्सिमम केस पॉसिबल तभी होगा, ये केस तब पॉसिबल होगा यानी कि x इंटू वाई तब हमेशा 2 से कम होंगे, लेकिन इनकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल तब होगी जब मेरे पास x इज इक्वल टू वाई हो जाए। ठीक है ना, तो कोई दो नंबर का प्रोडक्ट आपको गिवन है और वो मैक्सिमम करना है आपको, वो तभी पॉसिबल होता है जब वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगी मेरे पास। इफ x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये y जो हो जाएगा वो भी x के इक्वल हो जाएगा और ये y हो जाएगा वो x के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास लॉन्गर साइड जो हो गई, लॉन्गर साइड हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 2x, और जो स्मॉलर साइड हो जाएगी, जो स्मॉलर साइड हो जाएगी b मान लेता हूं मैं उसको, वो मेरे पास x हो जाएगी। अब उनका रेशो कितना आ जाएगा, l अपॉन b यानी कि 2:1। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी 2:1, ए ऑप्शन। ये ध्यान रखना है आपको, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिससे हमने ये निकाला कि xy की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 2 आ सकती है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये लगाई है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम गिवन है तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दो नंबर आपस में इक्वल हो, तो x मस्ट बी इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमने x और y को इक्वल कर दिया, तो ये x आ गया, ये x आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास जो रेशो आ गया वो 2:1 के इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 days। इफ गौतम डज ओनली 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क on a day, Suhani must do 150% of her usual work on that day to exactly make up for it. Then the number of days required by the faster worker to complete the job. क्वेश्चन क्या कहता है हमसे यहाँ पे, क्वेश्चन कहता है कि गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 days। मैं मानता हूँ कि जो मेरे पास गौतम है वो एक दिन में G यूनिट करता है और सुहानी जो है वो एक दिन में S यूनिट कंप्लीट करती है। एक दिन में इतनी यूनिट प्रोड्यूस करती है, एक दिन में ये S करती है। ठीक है ना, तो G और S, तो दोनों मिलके काम करते हैं, तो एक दिन में कितना होगा, दोनों मिलके काम करेंगे
तो एक दिन में होगा मेरे पास g प्लस एस, दोनों मिले काम करेंगे तो एक दिन में g प्लस एस हो जाएगी यूनिट, और 20 डेज तक काम करते हैं वो, 20 डेज तक काम करते हैं तो इतनी यूनिट मुझे बनानी है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम यूनिट से सॉल्व कर रहे हैं, जी एक दिन में जी यूनिट बनाता है और एस जो है वो एक दिन में एस यूनिट बनाती है, दोनों मिलकर एक दिन में बनाएंगे जी प्लस एस, और 20 डेज करते हैं तो काम कंप्लीट होता है। इसका मतलब टोटल काम होगा मेरे पास जी प्लस एन इंटू 20। दूसरा केस गिवन है, इफ गौतम डज 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क, यानी कि अगर वो जी कर सकता है लेकिन किसी दिन वो 4.6 जी ही करे, 0.6 जी ही करे, और एस जो है उस अब ये कम कर रहा है तो एस को काम बढ़ाना पड़ेगा, जब भी काम 20 डेज में कंप्लीट हो सकता है। तो एस विल डू 1.5s, ऐसा यहाँ पे मुझे गिवन है, 150% ऑफ द यूजुअल तो 1.5s। ऐसा करने से मेरा काम जो है वो 20 डेज में कंप्लीट होता है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0.6g प्लस 1.5s इंटू 20, दोनों इक्वल होंगे, दोनों वर्क इक्वल है आपस में, दोनों कंडीशन गिवन है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.4g इज इक्वल टू 0.5s। तो g अपॉन s की वैल्यू आ जाएगी 5/4, यानी कि g अगर एक दिन में 5 यूनिट बनाता है तो s विल प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर और मेक 4 यूनिट्स। तो इसमें फास्टर वर्कर होगा g और s जो होगा वो स्लोअर वर्कर होगा। मैं टोटल काम निकाल लेता हूँ, g प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई 9, g प्लस एस की वैल्यू आ गई 5 + 4 इंटू 20, तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। ये एक दिन का काम आ गया दोनों का, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई है मेरे पास। अब मुझसे पूछा है फास्टर वर्कर कौन है इसमें, जी एक दिन में कितने बनाते हैं 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है ना, 5 से कंटिन्यू 4 तो क्या 5 + 4 9 इंटू 4 36, हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 36, यानी फास्टर वर्क को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा 36 डेज, ठीक है। चलिए, in a regular polygon any interior angle exceeds the exterior angle by 120 degrees then the number of diagonals of this polygon is। देखो नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है मुझे, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होगी, और नंबर ऑफ साइड्स की जो कंडीशन है वो यहाँ पे हमें गिवन है। नंबर ऑफ साइड्स की कंडीशन के लिए क्या गिवन है हमें, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन एनी इंटीरियर एंगल। देखो अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर मेरे पास n साइड्स होती हैं तो उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्रीज। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्रीज इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अगर मैं डिवाइडेड बाय n कर दूं इसको तो मेरे पास ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो डिवाइड बाय n करने से वैल्यू आ जाएगी। तो n-2 इंटू 180 डिग्री विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय n विल गिव मी द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल आ गया। एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी पॉलीगॉन में उनका सम होता है 360 डिग्रीज, किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्रीज। तो 360 डिवाइडेड बाय n करूंगा तो मेरे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, मेरे पास 360 डिवाइडेड बाय n करूंगा तो मेरे पास दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, इन दोनों का जो डिफरेंस है ईच इंटीरियर एंगल माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 120 डिग्रीज, ये मुझे गिवन है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, मेरे पास आ जाएगा 180n माइनस 360 माइनस 360 विल बी इक्वल टू 120n 180n माइनस 120n इज 60n इज इक्वल टू 720, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12, n की वैल्यू आ गई है 12। अब n की वैल्यू 12 आ गई है मुझे, देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब आपको पता होगा कि किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड n हियर इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। सो n की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारे पास 12, तो 12 इंटू 12 माइनस 3 9 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा 6, कितना आ गया ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन n की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास 12, और मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आ जाएगा
तो नंबर ऑफ साइड 12 होंगी, नंबर ऑफ साइड 12 होंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे 54 आ जाएंगे। ऑल क्वेश्चन, दिस कंप्लीट क्वेश्चन इज फॉर्मूला बेस्ड, नथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट, लेट ट्राइंगल ABC be an isosceles triangle such that AB and AC are of equal length। पहले एक बार ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ABC जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC गिवन है यहाँ पे मुझे, ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। पहली बात तो AD इज द अल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मैंने, ये D होगा तो 90 डिग्री होगा, ऑल्टीट्यूड है तो। एंड B इज द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम B ऑन AC, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये वाला एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये E पॉइंट गिवन है मुझे, ये 90 होगा, ठीक है ना। AD एंड BE इंटरसेक्ट एट O, AD एंड BE इंटरसेक्ट एट O सच दैट AOB की वैल्यू 105 डिग्री, 105 डिग्री AOB इस कितना हो गया मेरे पास 105 डिग्री, राइट। AOB इज 105 डिग्रीज। तो मुझे निकालना है AD अपॉन BE, मुझे निकालना है AD अपॉन BE, मुझे निकालना है AD अपॉन BE, ठीक है ना। देखो 105 है, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये 105 है, तो अपोजिट एंगल से ये भी 105 हो जाएगा। जब ये 105 हो जाएगा तो ये मेरे पास जो एंगल आ जाएगा ये 75 डिग्री आ जाएगा। तो दिस एंगल हेयर विल बी 75 डिग्री, पहली चीज। ये 90 है मेरे पास। अभी आइसोलेस ट्राइंगल है, दिस एंगल इज 75, तो दिस होल एंगल विल बी 75, दिस एंगल इज 75, दिस एंगल इज 75, तो ये वाला जो एंगल होगा वो मेरे पास 15 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल जो होगा मेरे पास, वो मेरे पास आ जाएगा, कंप्लीट एंगल इज 15 डिग्री, ठीक है ना। ये मेरे पास हो गया 15 डिग्री, करेक्ट। अब देखो ये भी मेरे पास एक परपेंडिकुलर है, ये भी मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो मैं एरिया इक्वल करता हूं, यानी हाँ, अगर मैं BC को बेस मान लूं तो BC इंटू हाइट कितनी हो जाएगी AD विल बी इक्वल टू हाफ। अगर मैं इस लाइन को बेस मान लूं यानी AC को बेस मान लूं, और ये हो जाएगा मेरे पास D हो जाएगा, ठीक है ना। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो AD अपॉन BE, AD अपॉन BE की वैल्यू आ गई मेरे पास AC, यानी जो रिक्वायर्ड है मेरे पास AD अपॉन BE, जो मुझे निकालना है उसकी वैल्यू AC अपॉन BC के इक्वल है, उसकी वैल्यू AC अपॉन BC के इक्वल है। यानी अगर मैं AC अपॉन BC निकाल लूँ तो मेरा आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है ना। अब AC और BC कैसे निकाल सकता हूं मैं, AC और BC कैसे निकाल सकता हूं, मैं क्या करता हूं, साइन वाले एंगल से फॉर्मूला निकालता हूं, यानी हाफ इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा। यानी कोई भी मेरे पास अगर ट्राइंगल होता है और ये मेरे पास इंक्लूडेड एंगल है, लेट्स से दिस साइड इज A, दिस साइड इज B, और ये एंगल थीटा है, तो मुझे पता है इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बे इंटू साइन थीटा, यानी हाफ इंटू वन साइड इंटू सेकंड साइड इंटू इन साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ये निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लेता हूं, हाफ इंटू AC इंटू BC, क्या ले सकता हूं मैं, देखो हाफ इंटू AC इंटू BC, AC इंटू BC हाफ इंटू इंक्लूडेड एंगल कितना होगा, साइन 75 डिग्री विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, अब मैं ये वाले ट्रायंगल में लेता हूं तो होगा AB इंटू AC इंटू साइन 15 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन मुझे यहाँ पे AB आ रहा है, AB नहीं आना चाहिए था मुझे, अगर यहाँ से मैं AB आ रहा है ना, हाफ इंटू AB इंटू AC, तो ये तो आएगा ही मेरे पास,
ए सी इंटू बी सी आ रहा है, ए सी से ए सी कैंसिल होगा, यहाँ बी सी बचेगा, ए बी और बी सी। मुझे ये रिलेशन नहीं चाहिए, मैं ये वाली साइड लेता हूँ। अगर मैं ये वाली साइड लेता हूँ, व्हाट आई मीन इज, ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया है कि हाफ इंटू ये वाला ले लेता हूँ, ए बी इंटू ए सी इंटू साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। तो हाफ इंटू दिस इंटू साइन 15 डिग्री, ये कर लिया मैंने। हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, हाफ ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी, हाफ ए बी टू बी सी आएगा, बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 15। अब आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, वरना मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो साइन 75 डिग्री इज नथिंग बट साइन 90 माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 50। ये मेरे पास 30 डिग्री होगा बॉस, 75 एंड 75 150 150, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, कैलकुलेशन ठीक है ना, 30 30 30 30 75 75 30 आएगा। तो ये मेरे पास साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे पास, साइन 30 इज 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन 90 माइनस 15 डिग्री। तो साइन 90, तो साइन 90 कॉस में चेंज कर देगा, और कॉस जान ये मेरे पास हो जाएगा, पर यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होगा, 15 डिग्री ही रहेगा। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा मेरे पास, तो एक्चुअली मुझे निकालना था ए डी अपॉन बी, ए डी अपॉन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ठीक है ना। अब ए सी अपॉन बी सी निकालने के लिए हमने साइन वाली प्रॉपर्टी यूज करी, सो हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू इंक्लूडेड एंगल साइन का, तो साइन 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू साइन 75। साइन 75 की जो होती है वो कॉस 15 के इक्वल होती है, ये हमको पता है, और यहाँ पे साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो यहाँ पे 2 cos 15 डिग्री है, ये फाइनल जो है वो रेशो इक्वल आएगा। और ऑप्शन से देखें तो 2 cos 15 डिग्री मेरे पास यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन हियर विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जाम टाइम में इतना सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आई कंसिडर दिस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट an is equal to 46 plus 8n and bn is equal to 98 plus 4n be two sequences for natural numbers n is less than equal to 100, then the sum of all terms common to both the sequences is, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं a1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, a1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, a1 की वैल्यू आएगी मेरे पास, जब n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 46 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 54। a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली 8 का डिफरेंस आएगा इसमें, 62। a3 की वैल्यू आ जाएगी 70, a4 की वैल्यू आ जाएगी 78, a5 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 ऐड कर दिया 86, a6 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8 ऐड कर देंगे तो 94, करेक्ट है ना। a7 की वैल्यू आ जाएगी 102, a8 की वैल्यू आ जाएगी 8 ऐड कर देंगे 110, a9 की जो वैल्यू आएगी 118, a10 की जो वैल्यू आएगी 126, a11 की जो वैल्यू आएगी 134 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, b1 की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 102, b2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ जाएगा 106, b3 की जो वैल्यू आ जाएगी 110, b4 की जो वैल्यू आ जाएगी 114, b5 की जो वैल्यू आ जाएगी 118, b6 की जो वैल्यू आ जाएगी 122 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा।
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि n लेस देन 100 है पहली कंडीशन, और यहाँ पे जो कॉमन होंगी दोनों सीक्वेंस में वो टर्म निकालनी है मुझे, उनका सम कितना आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सबसे पहली कॉमन टर्म आ रही है वो 102 आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो कॉमन टर्म आ रही है वो 110 आ रही है। नेक्स्ट जो कॉमन टर्म आ रही है वो 118 आ रही है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, A7 के बाद की तो सारी टर्म्स जो हैं वो कॉमन आ रही हैं, और यहाँ पे एवरी ऑल्टरनेट टर्म इज कॉमन, यानी पहली फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, फिर 7 टर्म कॉमन आती जाएगी। इसका मतलब जो इसकी 100 टर्म्स होंगी उसमें से 50 टर्म्स जो होंगी वो कॉमन होंगी, जो 100 टर्म्स होंगी उसमें से 50 टर्म्स होंगी वो कॉमन होंगी। यानी कि कॉमन टर्म्स अगर देखूं मैं तो 102, देन 110, देन 118 ऑन, ऐसे आएगा। तो ये मेरे पास एक एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास 8, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 50 होंगी मेरे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50। अब मुझे इनका सम निकालना है बस, ठीक है ना। सम कैसे निकाल सकते हैं हम, सम निकालने के लिए आप लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो, अदरवाइज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी भी कर सकते हैं हम। तो या तो लास्ट टर्म निकाले कर सकते हो, तो a प्लस एन डिवाइड बाई मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म से भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स when ab is number of terms n/2 into 2a plus n-1 यानी 50 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 8 to 8, ठीक है। n-1 इंटू डी कितना आ जाएगा ये 25 इंटू 102 इज 204, 2a प्लस n-1 यानी कि 49 इंटू 8 n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करते हैं इसके लिए। फोर्टी नाइन इंटू 8 392 प्लस 204 596 इंटू 25 इस कितना आ जाएगा 14900 14900। आप इसका इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको a प्लस n यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 नंबर ऑफ टर्म से भी निकाल सकते। तो डायरेक्टली हमारा जो यहाँ पे आ गए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इतना था कि एक बार आप सीक्वेंस लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कॉमन टर्म समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे 100 तक ही निकालनी है हमको, तो यहाँ पे 50 टर्म्स ही कॉमन आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सारी टर्म अब कॉमन आ रही हैं। यानी कि अगर मैं पहली 6 टर्म छोड़ दूं तो बाकी सारी टर्म जो होंगी वो मेरे पास कॉमन होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज f of xy is a real valued function such that this is equal to 19x for all real numbers x and y, then the value of x for which x 2x is equal to 27। ओके, तो यहां पे एक काम करते हैं पहले कि ये जो टर्म है 2 टाइम्स है फर्स्ट टर्म की, फंक्शन के अंदर जो यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन, मुझे जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म की 2 टाइम्स है। तो एक बार मैं यहाँ पे ये चीज अप्लाई करके देखता हूँ कि 2x - 5y को मैं एक बार 2 टाइम्स रख देता हूँ 3x + 2y। इसे एक बार x और y की रिलेशन निकाल के देखता हूँ क्या आता है। 2x - 5y इज इक्वल टू 6x + 4y। तो यहाँ पे 4x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9y, ठीक है। तो x/y इज इक्वल टू 9/4, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ, लेट से
x की वैल्यू तो 9 पुट कर देता हूँ और y की वैल्यू -4 पुट करके देखता हूँ एक बार। जब मैं x की वैल्यू 9 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 9 पुट करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, या फिर x की वैल्यू 9k मान लेता हूँ क्योंकि रेशो आया है ना मेरे पास ये रेशो आया है, तो मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 9k और y की वैल्यू -4k, क्योंकि रेशो आया है मेरे पास, एग्जैक्ट वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता मैं। तो f ऑफ, अब x की वैल्यू पुट करूंगा 9k और y की वैल्यू -4k, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 9k पुट करूंगा तो 27k, पहले वाली निकाल लेता हूँ। 3x + 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 9k प्लस 2y, y की वैल्यू -4k, कितना हो गया ये 27k -8k विच इज इक्वल टू 19, यानी कि फंक्शन ऑफ 19k, ऑब्वियसली ये वैल्यू इसकी डबल ही होगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 38 के, कैलकुलेट करेंगे तो भी डबल ही आनी चाहिए। 19 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, 9k, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि अब देखो एक चीज और समझ में आ रही है, f ऑफ 19k, 38k, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं 19k इंटू 9, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मेरे को फंक्शन में एक रिलेशन समझ में आ गया कि अगर 19k को मैं अल्फा मान लूं तो मेरे पास f ऑफ अल्फा 2 अल्फा, f ऑफ अल्फा 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 19k को अल्फा मान लिया मैंने तो 9 अल्फा, यानी कि f ऑफ अल्फा 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 9 अल्फा। ये मुझे समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो देखो f ऑफ अल्फा 2 अल्फा, f ऑफ x 2x इज 27, तो f ऑफ अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 9 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, तो अल्फा की वैल्यू आप इस तरह समझो इसको, अल्फा की वैल्यू 3, f ऑफ x 2x, f ऑफ अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 अल्फा, f ऑफ x 2x इज इक्वल टू 9x, तो 9x की वैल्यू 27, तो x इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, वैल्यू ऑफ x फॉर विच ये वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 3 विल बी द करेक्ट आंसर। डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्लॉट। The value of 1 plus 1 plus 1 by 3, 1 by 4 plus 1 plus 1 by 3, 1 by 9 and so on। डायरेक्टली कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, थोड़ा ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। ब्रेक करने का ट्राई का मतलब ये है कि एक बार सारे 1 को एक साथ लेता हूं मैं, तो पहली टर्म में क्या आया 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय 4 प्लस 1 इंटू 1 बाय 16 प्लस 1 इंटू 1 बाय 64 एंड सो ऑन। अभी खाली मैंने 1 1 वाला पोर्शन लिया है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक जीपी बन गई है इनफाइनाइट टर्म्स की, कॉमन रेशियो 1 बाय 4 है, तो इसका जो सम आता है मेरे पास a अपॉन 1 माइनस आर होता है, a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू हो गई मेरे पास 1 बाय 4, तो हो गया 4 बाय 4 माइनस 1 3 4, ठीक है ना। अब सेकेंड केस पे आता हूं मैं, 1 1 तो मैं ले चुका हूं सबका, अब इस पे आता हूं 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 16, 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 64, 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 64, ठीक है ना। अब यहाँ से 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 4 कॉमन ले लूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 एंड सो ऑन, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1 बाय 12 इंटू 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16, ये वाली टर्म। इसका आंसर तो मेरे पास 4 बाय 3 आ ही रहा है मेरे पास, यानी कि जब मैं सारे 1 1 1 लेता हूँ तो आंसर 4 बाय 3 आता है। जब इसकी नेक्स्ट टर्म लेता हूँ 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 4
प्लस 1/3 इंटू 1/16, इस तरह मैं लेता हूँ तो आंसर आता है 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। नेक्स्ट टर्म और लेता हूँ मैं, 1/9 वाली लेता हूँ। पहली टर्म है मेरे पास 1/9 इंटू 1/16 प्लस 1/9 इंटू 1/64, 1/9 इंटू 1/64 एंड सो ऑन आती जाएगी ये टर्म। यहाँ से मैं 1/9 इंटू 1/16 कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा 1/9, 1/16 कॉमन ले लिया 1/4 एंड ये आ जाएगा, सेम टर्म आ जाएगी। तो ये होता है 1/9 इंटू 1/16 इज इक्वल टू 1/144 इंटू ये वाली टर्म, और उसकी आंसर आ रहा है मेरे पास 4/, ठीक है ना। अब देखो ये 1/44 जो होता है वो मेरे पास 1/12 स्क्वायर भी होता है, 1/12 स्क्वायर इंटू 4/। अब समझो मैं कर क्या रहा हूँ, जब मैंने सीक्वेंस को ब्रेक किया तो मुझे फाइनली आया, पहली क्या आया मेरे पास 1 लेने से आया 4/3, नेक्स्ट क्या आया 4/3 इंटू 1/12, फिर नेक्स्ट क्या आया 4/3 इंटू 1/12 स्क्वायर। ये सीक्वेंस ऐसे आता जाएगा। 4/3 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 1/12 प्लस 1/12 स्क्वायर एंड सो, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म कॉमन लेने के बाद ये भी मेरे पास एक जीपी बन गई इनफाइनाइट टर्म्स की, जिसे कॉमन रेशो 1/12 है। इसका जो सम आएगा a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर की वैल्यू 1/12, कितना आ गया 4/3 इंटू 12 ऊपर गया बाय 11, 3 से काट दिया 4, 16/11, 16/11 यस, बी ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्टली हो सकता है और कुछ मेथड भी हो, या इसकी मैं nth टर्म निकाल लूँ, क्योंकि ये मेरे पास nth टर्म क्या आ सकती है मेरे पास, इसकी nth टर्म जो आ सकती है वो कॉमन रेशो इसका 1/3 है, तो nth टर्म क्या होती है, nth टर्म आती है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, नहीं ए आर की पावर n-1, और उसको इन्फाइनाइट पे ले जा कर सकते हो। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये ब्रेक करे करना मुझे इजी लगा, तो ये शायद इजी मेथड रहा होगा, ठीक है। आप देख लेना, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर CAT 2023 slot 3. So if you like the way we have solved the questions, please comment, and if you need anything else, I mean the way speed थोड़ी ज़्यादा लग रही है, एक्सप्लेनेशन कम है, और कोई ट्रिक की वैल्यू है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। करेक्ट आंसर हेयर विल बी 16/12।